नमस्कार मित्रों, आज 15 अगस्त आप सबको स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ दिल्ली से टाइगर अशोक वानखड़े जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है और आपको भी शुभकामनाएं। लाल किले से आज प्रधानमंत्री ने 12वीं बार भाषण किया। मुगलों का इतिहास तो मिटा दिया स्कूल के सिलेबस में से एनसीईआरटी ने, और मुगलों का जो स्थापत्य है लाल किला, जिसको इन्होंने सबलेट कर लिया है, मेरे ख्याल से किसी को चलाने के लिए दे दिया है, क्योंकि ये तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी अदानी और लोगों को दे रहे हैं। वहां से भाषण करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तिजोरी में से कुछ जाता होगा पैसा, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। मगर आज उन्होंने जो भाषण किया, वैसे छोटा भाषण तो वो करते नहीं है, सपने दिखाते हैं, वायदे करते हैं, वायदों का पालन करते नहीं। ये तो उनकी जब से चीफ मिनिस्टर बने और उसके पहले भी, जब हमारे यहां पर गुजरात में मोदी जी महासचिव संगठन थे भारतीय जनता पार्टी के यहां के, तभी से वो अपने आप को चाणक्य कहलाते थे। अब दिल्ली के मीडिया ने उनके जो ऑपरेटर हैं अमित शाह, उनको चाणक्य कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये चाणक्य चंद्रगुप्त हो गया है। मगर अब आज मुझे लगा कि वो थके हारे इस प्रकार से बात कर रहे थे, वही रिपीटेड बात कर रहे थे, ओल्ड वाइन इन एन ओल्ड बॉटल, ऐसा ही मुझे तो लग रहा था। मगर आप उसको किस ढंग से देखते हैं, ये जानने के लिए हमारे दर्शक जो गुजरात में है, देश में है, विदेश में है, वो जानने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं। इसलिए हमने आपको रिक्वेस्ट करी है, और आप आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में बिना हिचकिचाहट जो भी सोचते हैं, यानी टाइगर को कोई हिचकिचाहट होती नहीं, आप बता सकते हैं। अशोक जी। नमस्कार हरि भाई, धन्यवाद आपका, आपने याद किया। सभी दर्शकों को गणतंत्र अपने नए आजादी के शुभ मुहूर्त पर मैं सबको बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई ले लीजिएगा। हम कितने स्वतंत्र हुए ये तो डिबेटेबल सवाल है। स्वतंत्रता मात्र किसी परदेशी सत्ताधीशों के जाने से नहीं होती। स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान ने क्या दी, हम कितना लागू कर पाए, इस पे होती है। प्रधानमंत्री जी का आज भाषण सुना, क्योंकि ये मेरा काम है, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरे प्रधानमंत्री को सुनना है मेरा काम। मैंने ड्यूटी के तहत सुना। और लेकिन मैं सही कहता हूं, यदि ये मेरा काम नहीं होता, मैं किसी और फील्ड में होता, तो मैं उनको नहीं सुनता। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है आज की, मैं उन्हीं को, सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज कम से कम भारत में छुट्टी का दिन है, थोड़ा सदुपयोग कीजिएगा। 2014 से लेकर 2025 तक उनके जो 12 भाषण हैं लाल किले के प्राचीर से दिए हुए, यदि यह आपने सुने, तो मैं यकीनन कहता हूं कि 2026 में जब वो भाषण देंगे तो क्या भाषण होंगे, इस भाषण का प्रारूप आप बड़े भांति लिख सकते हो। ये रिपीटेशन है। वो हर साल अपनी पुरानी उपलब्धियां गिनाते हैं, पुरानी सरकारों को कोसते हैं, नए वादे करते हैं, नए सपने दिखाते हैं और आपको ट्रांस में ले जाते हैं। आप तालियां बजाते हो, लंबा भाषण देते हैं, पहले क्या बोला ये वो भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, और नई नई चीजें हाथ में पकड़ के पूरे एक आभासी जीवन में जीते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आज की भाषण की बात करें तो आज की भाषण की दो प्रमुख उपलब्धियां मैं मानता हूं कि जो जिसके लिए हमारे कान तरस रहे थे, वो उन्होंने आज कही। आज उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के संविधान निर्माण की के लिए उनको उन्होंने बधाई दी और उनको रिस्पॉन्सिबल माना, उनका योगदान माना। जवाहरलाल नेहरू का योगदान पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी के मुंह से मैंने उनके नाम से सुना कि भारत का संविधान बनाने में इन महान लोगों ने काम किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जीवन में कुछ ऐसा काम किया, कम से कम उनको सुकून लगेगा
नहीं तो ये नई पीढ़ी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये जवाहरलाल नेहरू है कौन? ये ऐसा क्या मास्टर चाबी है? इस देश में जो भी गलत होता है वो जवाहरलाल नेहरू ही करता है। और जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी से लेके आज तक इस देश में जो भी कुकर्म हो रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के खाते में जाते थे। चलो जवाहरलाल नेहरू ने एक अच्छा काम भी किया, आज उन्होंने ये दखल ली। दूसरी, पड़ोसी देश सुनते हुए हमारे कान पक गए थे। कम से कम पहली बार उनके मुँह से पाकिस्तान ये नाम निकला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पे हमले किए। ये वस्तुस्थिति उन्होंने 2 बातें एक मुझे लगी। बाकी वो पिछले 2014 साल से महिला शक्ति, नारी शक्ति को धन्यवाद देते आ रहे हैं। उनके लिए कुछ करने का नया योजना लेके आते हैं। लेकिन 2014 से अब 11 साल हो गए। 11 सालों के बाद भी वो चीज़ें वहीं की वहीं दिखाई देती हैं। वो अपने भाषण में कई चीज़ें उन्होंने कहा, मैं मोटे-मोटे तौर पे बताऊँ कि कैसा कॉन्ट्रडिक्शन होता है भाषण का। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा के ऊपर लाए 2014 से। बहुत बड़ी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन फिर या क्या ये पूरा देश गरीबी रेखा के नीचे था क्या? सवाल ये है। मोदी जी आने के पहले कुछ नहीं था क्या? सवाल ये है। अब इसके मैं आंकड़े, क्योंकि मैं मोदी जी तो आंकड़े बताते नहीं, लेकिन उनके पुराने भाषणों से लिए हुए आंकड़े ही मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा 81 करोड़ लोग इस देश में, मैं 5 किलो अनाज नहीं दूँ तो भूखे मरेंगे। मतलब 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 25 करोड़ लोग उन्होंने ऊपर उठाए। मतलब 81 और 25 जोड़ो तो ये करीब-करीब एक मतलब 106 करोड़ होते हैं। जब वो सत्ता में आए थे तो देश की आबादी 120 करोड़, तो 106 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा के नीचे हैं और वो थे वो आने के बाद, तो इसका मतलब इस देश में मात्र 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर थे। बताइए, क्या आप इस बात को मानेंगे? इस देश में सिर्फ 14 करोड़ लोग, और यदि 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं, तो फिर 81 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो अनाज देना क्यों पड़ता है? और उनमें से 25 करोड़ यानी 81 करोड़ देने के बाद 25 करोड़ गरीबी रेखा के ऊपर। एक मैंने उदाहरण दिया आंकड़ों का आपको। उन्होंने कहा कि आज हमें बहुत अच्छा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने आर्मी को बहुत ये दिया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर के युद्ध के लिए हम कोई डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, कौन कहता है डरने वाले? लेकिन पूरे भाषण में सीज़ फायर क्यों किया, ये बात वो टाल गए। बिल्कुल हमारे फौजियों ने अंदर तक जाके मारा, हमारे फौजियों ने पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, और ये सही समय था कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी ले लेते। ये सही समय था कि बहुत सारी चीज़ पाकिस्तान से मनवा लेते। ये मुझे समझ के परे है। उन्होंने सिंधु वाटर जल नीति का वो जो एग्रीमेंट था, सिंधु वाटर पैक्ट, उसका ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे कश्मीर की ज़मीन सूखी हो और पाकिस्तान मतलब दूसरों की ज़मीन यदि वो इरिगेटेड होती है, तो मुझे इतना पानी इतने साल तक क्यों गया? मेरा सवाल यही है। क्या इतना पानी इतने साल तक क्यों गया? कांग्रेस तो नाकारा थी। 2014 से तो आप थे। 2014 के बाद 2025 तक आपको पहलगाम होना पड़ा। जब पहलगाम में भारतीयों की बलि गई, तब जाके आपको समझ में आ गया कि श्रीनगर की ज़मीन सूखी है, उसे पानी की ज़रूरत है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री। इसके पहले 2014 में क्यों नहीं आपको याद आया कि कश्मीर में पानी की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को देने की? तभी आपने क्यों नहीं किया? ये सब ढकोसले हैं। ये सब आप बताते हो कि हमने ये किया। आप 370 की बात करते हैं, 370 हास्यास्पद हो गया। आज कश्मीर की स्थिति वैसी की वैसे है, और इतनी बदतर हुई है कि अब कश्मीर में आप सरकार भी बहाल नहीं कर पाते। कश्मीर में आप पूर्ण सरकार भी नहीं दे पाते। कश्मीर में आपने सरकार भी दी तो आधी अधूरी दी, और जब आपने सरकार भंग की तो पूर्ण सरकार। कई चीज़ें हैं। आज जम्मू को आपने अलग राज्य घोषित कर दिया, लेकिन वो भी राज्य पूरा है कि अधूरा है, ये किसी को पता नहीं। आप महिलाओं के लिए बोलते हैं। आपका हास्यास्पद मुझे ये लगा कि आपने कहा कि महिला खिलाड़ियों ने इतना मान-सम्मान कर दिया, नई खेल नीति बना रहे हैं। क्या मान-सम्मान कर दिया? 2 मेडल, गोल्ड मेडल लाने वाली ओलंपिक की हमारी कुश्ती खिलाड़ी रोती रही एक एफआईआर के लिए। आपकी पुलिस, दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। आपकी पुलिस उन महिलाओं का शारीरिक शोषण एक सांसद करता है, वो आपके पार्टी का है। वो राक्षस उस महिलाओं का, खिलाड़ियों का शोषण करता रहा। वो आवाज उठाती रही, उसका आवाज दबाने में आपकी पुलिस ने काम किया। उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये महिलाओं के लिए है। वो आपने कहा कि मुझे खुशी होती है कि लड़कियां आ रही है।
अरे उसके बाद जाके देखिए, मेरे मेरे मेरा मेरा उदाहरण बताता हूँ हरि भाई, मेरे मित्र है, मीडिया के ही है अपने, उनकी बेटी एक गेम खेलती है, स्पोर्ट्स खेलती है। पिछले जी साल वो ऑल इंडिया गेम्स कंपटीशन में पुणे गई, तो मित्र का फोन आया कि बेटी जा रही है, लेकिन बेटी की आवास की सुविधा तो स्कूल में ही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की भी व्यवस्था स्कूल में हो। मैंने क्यों? बोले बेटी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, आज के जो हालात है। उसके बाद इस साल इंदौर में स्पर्धा है, फिर उनका फोन आया, महाराष्ट्र तो आपका था, इंदौर आप रह चुके हैं अशोक भाई, कुछ व्यवस्था हो तो करिए। आज माँ बाप अपने बेटी को अकेले भेजने में डरते हैं। ये 2014 से 25 की आपकी उपलब्धि है। आप महिलाओं के लिए करने की बात करते हैं, क्या किया महिलाओं की? क्या महिला सुरक्षित है? आपने कहा कि हमें इनोवेशन करने की जरूरत है। आप लोगों को अपील कर रहे हैं, आप युवकों को अपील कर रहे हैं। हमारे देश का यूथ कहाँ पीछे है? मोदी जी, आपने सुविधा नहीं दी तो अमेरिका में जाके रिसर्च करता है, आपने सुविधा नहीं दी तो यूरोप में जाके रिसर्च करता है। आज सिलिकॉन वैली में यदि भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतराता है और पूरी सिलिकॉन वैली पे अपना कब्जा है, ये इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया, इसलिए कि उन लोगों ने किया। आपने शिक्षा का बजट, जब से ये आप आए तब से शिक्षा का बजट 5% भी जीडीपी से गया है? नहीं गया। बहुत पहले आपने कहा था कि कम से कम 5% जीडीपी का होना चाहिए शिक्षा के बजट के लिए। शिक्षा का बजट 1.5%, 2%, 2.5% पे दम मारता है। आज हमारे यहाँ शिक्षा, आप कहते हैं कि मैं नई एजुकेशन पॉलिसी मैंने लाई। कहाँ एजुकेशन पॉलिसी, कहाँ लागू कराएंगे? कहाँ शिक्षक है आपके पास? कहाँ स्कूल है आपके पास? स्कूल है तो छत नहीं है, छत है तो खिड़कियां नहीं है, खिड़कियां है तो बाथरूम नहीं है, खेल के ग्राउंड नहीं है। आप सिर्फ नीतियां बनाते हैं। आपने कहा सरकार फाइलों में नहीं, लोगों के जीवन में होनी चाहिए। कौन सी आपके 2014 के बाद की ऐसी नीति है जो लोगों के जीवन के तक गई? आपकी नीति हमेशा फाइलों में रही है। नोटबंदी के बाद आपने कहा था काला मनी बाहर हो जाएगा। नोटबंदी के बाद कहा था आपने सारा कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नोटबंदी के बाद कहा था आपने कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहा गया? ये सारा फाइलों में रह गया। आतंकवाद बढ़ा ही है, काला पैसा बढ़ा ही है, और कैश ट्रांजैक्शन के नाम पे, अरे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती वहां कैश ट्रांजैक्शन डिजिटल कहां से करेंगे? आज वस्तु स्थिति है। आज सरकार इतना कंफ्यूज्ड है कि आधार कार्ड हमारे लिए क्यों हम लाए, ये किसी को बता नहीं सकते। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आधार कार्ड की कोई अहमियत नहीं, चुनाव आयोग कहता है अहमियत नहीं, सरकार कहती है केवाईसी के लिए आधार कार्ड दो। अरे जिसकी अहमियत ही नहीं वो क्या करे? ये क्यों कार्ड एक्स्ट्रा हमारे पास में दिया? उन्होंने कहा एक बहुत, मतलब मैं मोटे मोटे तौर पे आज भाषण की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जी बड़ा जी भाषण था। यदि मैं जी पॉइंट बाय पॉइंट उदाहरण देने जाऊं तो मैं, हरि भाई, यकीनन कोई यदि प्लेटफॉर्म मुझे 4-5 घंटे का टाइम दे तो उनके इनके भाषण के एक एक भाषण का एक एक उदाहरण देके मैं बता देता हूँ ये कितने झूठ बोलते हैं और कैसा सपना बेचते हैं देश को। आज नहीं, उन्होंने कहा उन्होंने कि दिवाली के दिन में, घुसपैठियों की बात करी, डेमोग्राफिक। वो भी आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा दिवाली को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कौन सा तोहफा मिलने वाला है? जीएसटी का तोहफा मिलने वाला है। क्या करने वाले हैं जीएसटी को? जीएसटी पे कामकाज का कब से शुरू हो गया? यूपीए की सरकार के शुरू हो गया। यूपीए की सरकार ने, आप उस कमेटी में थे जिस कमेटी के चेयरमैन थे, जो कमेटी मुख्यमंत्रियों की बनी थी, आपने पूरे जोर शोर से जीएसटी लागू होने नहीं दिया। आप सत्ता में आए, आपने जीएसटी लागू किया। 2017 से लेकर 2024 तक, 25 तक जीएसटी में क्लियरेंस नहीं है। जीएसटी के लिए कोई चीज पता नहीं किसी को कल क्या होने वाला है। मुझे याद है जब जीएसटी लागू हो गया था तब बड़ा जश्न मना, रात को सेशन हुआ लोकसभा का, बड़ा शब्द, क्योंकि ये इवेंट जीवी है, इनको बगैर इवेंट का तो होता नहीं काम। इवेंट पे ही जीते ये लोग। उसके बाद हर शहर में, बड़े शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दिल्ली में एक प्रोग्राम में पीयूष गोयल बता रहे थे जीएसटी कैसे है। 3-4 सवाल पूछे, हरि भाई जीएसटी का सवाल पे जवाब नहीं दे पाए। आखिर में पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट था, आप क्या समझते हैं, आप अपने आप को अर्थशास्त्री समझते हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हो? भारत सरकार के पास बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, हमने समाज के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से मिलके ये जीएसटी किया है। तब भी मैंने कहा कि पीयूष भाई आप भी यही होंगे और हम भी यही होंगे। कोई भी जीएसटी 5 स्लैब में नहीं होता। 5 स्लैब का जीएसटी ये सबसे बड़ा जोक है। आगे घट के वो 3 स्लैब पे आ गया, 3 स्लैब से 2 स्लैब पे, और आने वाले समय में 1 स्लैब पे आ जाए तो कोई बात नहीं है। आपका जीएसटी का फॉर्मेट आप गलत करो और उसके बाद उसको सुधारो तो उसको गिफ्ट कहो। मतलब ये हुआ कि मैं बुलडोजर से आपका घर गिराऊं, फिर आप उसके लिए लड़ो, फिर मैं आपकी पीड़ा देख के आपको घर बना के दूं और बाद में कहूंगा कि बताओ ये घर मैंने आपको गिफ्ट दिया। अरे गिफ्ट काय का दिया, पहला मेरा तोड़ा क्यों ये बता। ऐसा ही जी जीएसटी का दिवाली का गिफ्ट है। दिवाली की गिफ्ट जीएसटी नहीं,
दिवाली का दिन जो जीएसटी पे आप करने जा रहे हैं, वो मोदी की सरकार पश्चाताप व्यक्त करने जा रही है। वो गिफ्ट नहीं दे रही है, अपनी भूल सुधार रही है। आप पश्चाताप कर रहे हैं। आप एक तरह से देश के सामने माफी मांग रहे हैं कि हमने बहुत घनघोर आपके साथ अन्याय किया इतने 2017 से, अब जाके थोड़ा बहुत सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप गिफ्ट कह रहे हैं। कई चीजें हैं। आपने कहा डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे बाहर के लोग आने दिए। कांग्रेस सरकार नाकारा है। कांग्रेस सरकार को जितनी गालियां देना उतनी कम है। आप ही की बात मानते हैं। 2011 से तो आप थे, 2011 से तो बॉर्डर्स आपके पास थी, 2012 के जी बांग्लादेश की बॉर्डर क्या ममता के पास थी? बॉर्डर पे कौन किसकी सिक्योरिटी होती है? केंद्रीय एजेंसियों की सिक्योरिटी होती है, देश की आर्मी लगी रहती है। उसके बाद घुसपैठिए कहां से आते हैं? म्यांमार से घुसपैठिया कहां से आते हैं? नेपाल से घुसपैठिया कहां से आते हैं? इसका मतलब आपने काम ठीक नहीं किया। आपने कैसे आने दिया? और आप कहते हो डेमोग्राफी चेंज होना है, क्योंकि आपको चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको, उसके कुकर्मों पे चद्दर डालनी है। इसलिए आप घुसपैठियों के नाम पे आप भारत के लोगों का मतदान काटोगे, भारत के लोगों को मतदान से वंचित करोगे घुसपैठियों के नाम पे। जो आपके साथ में वो घुसपैठिया हो जाता है, जो आपके साथ वो घुसपैठिया भी आपको चल जाता है। ये हमने कई जगह पे देखा, कई जगह पे देखा। आपने बात किसानों की। आज फर्टिलाइजर की क्या मारामारी। आप कहते किसानों का 2022 में इनकम दुगनी हो गई थी। कहां हो गई थी दुगनी? चुनाव महाराष्ट्र में आए थे, आपने 6,000 रुपए का सोयाबीन का रेट बोल के आए थे। क्या हुआ? सोयाबीन 3,500 से 4,000 के बीच में दम मार रहा है। यदि इस देश की किसानों की हालत सुधरी है, तो फिर ये देश का किसान मूर्ख है, जो अकेले विदर्भ में महाराष्ट्र के 3 महीने में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। क्या किसान को पागल कुत्ते ने काटा है कि खुद जाके पेड़ों पे झूल जाते हैं? पर आपने ये गए वस्तुस्थिति थे ऐसी लाई है। अशोक जी, ये ये फिर वह उस पर राजनीति कर ये रहे गए थे। थे, चाय पे चर्चा करने गए। इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक नया भारत दिखेगा। आज जब आप बोलते हैं कि मैंने किसानों को दिया, इस देश का किसान आज फर्टिलाइजर के लिए लाइन में लगा हुआ है, लट खा रहा है। फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर आउट ऑफ रीच हो गया है। सीड की कीमतें इतनी बढ़ी है, दवाइयों की कितनी इतनी बढ़ी है कि आज इस देश का किसान अकेला किसान है। मैं क्यों किसान को सैल्यूट करता हूं। किसान को हम कई बार बुरा भी बोलते हैं कि क्या जरूरत है इतना करने की, जब आत्महत्या करना है तो। मैं मेरे गांव जाता हूं, हरी भाई, मेरा जिला है यवतमाल, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। मैं जब जाता हूं जी किसानों के बीच, मैं बोलता हूं उनको, क्यों करते हो किसान? छोड़ दो, ये खेत छोड़ दो, शहर में आओ, कहीं नौकरी करो, 2 टाइम की रोटी हो जाएगी। मर मर तो नहीं जाओगे ना, आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ेगी ना। तो मेरे रिश्तेदार मुझे कहते कि अरे नहीं, अनाज नहीं उगेगा तो देश खाएगा क्या? सही बात, एक सही बात। अकेली कौम है इस देश में, एक अकेली कौम है इस देश में, जो लॉस का धंधा करके हर बार नुकसान उठा उठा के खेत जोता है, सिर्फ इस देश को अनाज देने के लिए। आप कहते हो विश्व में दूसरे नंबर पे है हम अनाज उगाने में। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? कंट्रीब्यूशन इरिगेशन का भाखड़ा नंबर डैम जैसे लोगों ने बनाया, उन लोगों का था। कंट्रीब्यूशन किसका था? जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, उसका था। आपका कंट्रीब्यूशन किसानों के 3 कानून था, जिसके लिए 700 किसानों को मरना पड़ा, तब जाके आपने वापस लिया। आपका किसानों के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है, बताइए आप। सब्जियां बोले हम नंबर 2 है विश्व में, फ्रूट्स में नंबर 1 है। कब तक गिनाओगे दूसरी की उपलब्धि? आपने क्या किया? उस फ्रूट का फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए कुछ किया आपने? बाबा रामदेव ने इतने हजारों एकड़ जमीन ले ली फूड प्रोसेसिंग के नाम पे, जमीन पे कब्जा करते हैं, लैंडलॉर्ड बन गए हैं ये लोग। लेकिन जिस पर्पज के लिए जमीन ली उसका कुछ उपयोग होता है? क्या कर रही है आपकी सरकार? सहकारी आप संस्थाएं कहते हैं ले कि रहे हैं। आप कहते हैं कि आप दूसरी की लाइन, अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरी की लाइन छोटी मत करो। ये शब्द मोदी जी आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। आप क्या सही बात। करते हैं? आप दूसरे की लाइन कम करते हैं। आप विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने देते। आप विपक्ष के ऊपर ईडी की रेड करवाते हैं, आप इनकम टैक्स की रेड करवा देते हैं, उनको पैसा नहीं मिलने देते और आप चुनाव लड़ते हैं। आपका पैसा तो फ्री में मूव होता है और आप कहते हैं कि मैं दूसरी की लाइन। यदि चुनाव हार गए तो एमएलए उठा के लाते हो। क्लासिक एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूं आपको, उत्तराखंड का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मैं आज आपको बता दूं। इस जी देश में भाजपा कैसा चुनाव लड़ती? सबसे पहले मतदाता सूची में खेल करेंगे। आप उससे बच गए तो आपने चुनाव का फॉर्म भरा। पंचायत चुनाव की उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक महिला ने पंचायत चुनाव में, कांग्रेस समर्थित महिला थी, उसने फॉर्म भरा, उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। पता पड़ा 2 ही फॉर्म आ गए।
एक फॉर्म बीजेपी समर्थित महिला का, एक फॉर्म कांग्रेस समर्थित महिला का। तो जो पीठासीन अधिकारी था उसने फॉर्म एक्सेप्ट करने के 2 घंटे बाद उस महिला को बुलाया, कांग्रेस समर्थित महिला को बोला फॉर्म ले जाओ आपका। बोले क्यों? बोले रिजेक्ट कर दिया। अरे बोले आपने एक्सेप्ट कर दिया तो रिजेक्ट कैसा कर दिया? बोले आप रिजेक्ट हो गया। बीजेपी की महिला अनपोज आ गई, वो महिला हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब पीठासीन अधिकारी ने गलत किया, इसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता। फिर वो बीजेपी की महिला सुप्रीम कोर्ट गई, हाईकोर्ट पे स्टे, हाईकोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में भूषण गवई के बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का डिसीजन सही है, इस महिला का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। रासू गवई के बेटे तब भूषण, रासू गवई के बेटे, हाँ भूषण गवई। फिर हाँ। फिर किसी ने 1952 का रेफरेंस दिया कि 1952 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकते। भूषण गवई ने कहा कि वो पुराना केस हो गया, मैं नई नासिर देता हूं आपको, नया साइटेशन देता हूं। चुनाव प्रोसेस चालू होने के बाद भी यदि चुनाव आयोग गलत काम करे तो सर्वोच्च न्यायालय इंटरवेन करेगा, हाईकोर्ट इंटरवेन करेगा। वाह, हो गई बात। बहुत उस महिला ने चुनाव लड़ा, अभी यहां खत्म नहीं हुई हरि भाई। उस महिला ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गई। अब कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई। अब पंचायत के जो मेंबर है वो मिलके जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। कल के दिन थर्सडे चुनाव पंचायत के जिले के अध्यक्ष का चुनाव होना था। ये सारे चुने हुए पंच वोटिंग के लिए जा रहे थे, उसमें कांग्रेस के 5 मेंबर्स को अगवा कर दिया रास्ते से। उसका वीडियो है। उसके बाद जो बचे हुए 10 मेंबर थे वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई की, कलेक्टर और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया और बोला कि ये जो 10 लोग हमारे कोर्ट में खड़े हैं इनको पूरी सुरक्षा के साथ वोटिंग करवा के लाइए वापस, और उन 5 लोगों को ढूंढिए, हम चुनाव की टाइम और बढ़वा देते हैं 2 घंटे, लेकिन ढूंढ के लाइए। ये है इनका दूसरे की लाइन काटने का प्रयास, और ये हमको ज्ञान देते हैं। बिहार में भी तो अपहरण हुआ कांग्रेस के वो लीडर का। वही हो रहा है। तो आप एक तो चुनाव मतदाता सूची में घोल करो, मशीनों में घोल करो, उसके बाद भी जीत गया तो उस कैंडिडेट को उठा लो, उसके बाद भी सरकार आ गई तो सरकार पे इतना प्रेशर डालो कि सरकार को गिरा दो। ये ऑपरेशन प्रोसेस लोटस, इनका, ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस। उसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के प्रति बड़ा स्नेह दर्शाया, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। मणिपुर का जिक्र नहीं किया, गए भी नहीं। फिर उन्होंने नक्सलवादियों पे कि मेरे आदिवासी भाइयों का मैं भला कर रहा हूं, और आदिवासी भाई ये वो जरा बता दे मुझे कि पिछले इनके टेन्योर में कितने आदिवासियों ने मेडल लिए। हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है आदिवासियों को मेडल लेने की, ये आने के पहले हुआ है। अब मैं बताता हूं आपको, आदिवासियों पे 2014 से लेके 2025 तक सरकार रही है। अभी उस सरकार में सिर्फ 2025 में ही क्यों नक्सल का एक फोकस करके नक्सल निपटाओ अभियान शुरू किया, उसका कारण है ओडिशा में एक पोर्ट है अडानी जी के पास। ओडिशा में बीजेपी की सरकार आ गई, मतलब गौतम अडानी वो सरकार चला रहे। छत्तीसगढ़ की सरकार भी गौतम अडानी सरकार चला रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक आईएएस ऑफिसर को वीआरएस लेके राजनीति में उतारा, ओपी चौधरी फाइनेंस मंत्री। वो खासम खास माने जाते हैं अमन सिंह, जो अमन सिंह रमन सिंह के टाइम पे सबसे बड़े बाप बने हुए थे राज्य के। वो अमन सिंह अब डायरेक्टर है अडानी ग्रुप में। तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी अडानी जी चला रहे हैं, ओडिशा की सरकार भी अडानी चला रहे हैं। वहां लग के महाराष्ट्र है, जहां पे भी माइनिंग है, अडानी की इंटरेस्ट है। वो भी दंडकारण्य का वो हिस्सा आ जाता है, वो जो गढ़चिरौली और चांदा भंडारा जो एरिया है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र जो है, थोड़ा सा पीछे के विदर्भ, नॉर्दर्न विदर्भ, वो एरिया भी आता है। वहां पे भी अभी अडानी की सरकार है, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अडानी के लिए जो धारावी अमरावती से आगे, नागपुर के आगे जाओगे, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, ये सब एरिया जो जंगल है, वो उस साइड पे आंध्र उस साइड पे आपको तेलंगाना लग जाता है, इस साइड पे उड़ीसा लग जाता है, मध्य प्रदेश लग जाता है। वो एक दंडकारण्य का एरिया है। अब जो माइन मिनरल आपके निकल रहे हैं वो फ्रीली ट्रेवल होने चाहिए ओडिशा, फिर ओडिशा के मिनरल
वो फ्रीली ट्रैवल होने चाहिए पोर्ट तक, और इसमें नक्सल तकलीफ देते हैं, इसलिए एकाएक नक्सल का ऑनस्लॉट शुरू हो गया नक्सलिज्म पे। नहीं तो इसके पहले नक्सलिज्म को इन्होंने आज जो कर रहे हैं 2015 में करते, 16 में करते, 17 में करते, 19 में करते, 21 में करते, 22 में करते, किसने रोका था? तब भी इनकी सरकारें हुआ करती थी और कोई राज्य सरकार नहीं जो नक्सलियों का साथ दे रही थी। सभी सरकार पीड़ित है नक्सलियों से और सभी सरकार केंद्र का मदद मांग रही थी। लेकिन एक गौतम अडानी के चक्कर में नक्सली साफ करोगे और कहोगे कि मैंने देश के लिए भला करा, तो टाली आप बजाओगे। लोग, देश इतना मूर्ख नहीं कि जो नहीं समझ पा रहा है। मगर इसमें तो फंसे हैं ना ट्रंप के यहाँ पर। नहीं, दूसरी बात है, ये कभी लोगों की बात नहीं सुनते, लोगों को पढ़ते नहीं है, कई बातें हैं। अब उन्होंने कह दिया कि 12 लाख रुपए इनकम टैक्स में फ्री हो गया। किसी ने सोचा था जीवन में? अरे भैया, आप दिल्ली में आने के पहले जब यूपीए की सरकार थी, यूपी 1, यूपीए 2, हर बजट के पहले अरुण जेटली जी राज्यसभा में पानी पी पी के चिल्लाते थे कि 15 लाख का स्लैब मिनिमम होना चाहिए, 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। आपके मित्र है जेटली जी, जिन्होंने दिल्ली में लाने में आपको बहुत बड़ा रोल अदा किया। आपके मित्र ही 15 लाख रुपए मांग रहे थे, आप 12 लाख रुपए देके एहसान जता रहे हो कि किसी ने सोचा नहीं होगा। जेटली जी ने ही 15 का सोचा था, लेकिन आपको पता पड़े तब ना, पढ़े जब पढ़ो, जानो लोगों को, तब ना। आप तो बस अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बिजी रहते हैं। कई बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हाँ, आरएसएस जन आरएसएस के जन धन बारे में भी बात करी उन्होंने, किससे? आरएसएस के बारे में भी बात करी हाँ हाँ, पहली बार। आरएसएस के बारे, हाँ, आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि एक संगठन जो सबसे बड़ा एनजीओ है देश का, सैकड़ों स्वयं सेवकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वयं सेवक इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने पूरा 1 से सवा मिनट आरएसएस पे बोला कि 100 वर्ष हो रहे हैं, पूरे आरएसएस का योगदान क्या है। ये पूरे देश को बताते हैं कि आरएसएस का योगदान क्या है, आरएसएस कितना अच्छा है, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा ये है। यदि ये आरएसएस इतना अच्छा है, तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं चाहिए आरएसएस? आपके जयप्रकाश नड्डा ने क्यों कहा आरएसएस को हमको आपकी जरूरत नहीं? जी। जो माल आपको नहीं चाहिए वो देश पर थोप रहे हो क्या? सवाल ये है। और यदि देश पे थोप रहे हो अच्छा माल समझ के, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? क्या जेपी नड्डा को इसके लिए आपने पार्टी से निकाल दिया? ना। जेपी नड्डा सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट साबित हो गए। 2.5 साल पहले उनका टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन 2.5 साल से आप जेपी नड्डा को थोपे हुए हो पार्टी पे। वो जेपी नड्डा ने कहा था कि अब संघ की हमको जरूरत नहीं। नहीं है। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन देश को जरूरत है। आप देश से अलग है क्या? ये सवाल है। मैंने कहा ना, ये आदमी कई जगह अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये कह रहा है कि देश की हमारे भंडार भरे हैं विदेशी इससे। कैसे भंडार भरे हैं? पिछले वीक की रिपोर्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड की कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार कम कैसा हो। लेकिन ये क्या, ये बहुत शाणे हैं और ये लोगों को मूर्ख समझते हैं। कैसी, मैं बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे डॉलर की जो कीमत है वो 60 रुपए है और आपके पास $100 है, तो आपके पास कितना हो गया फॉरेन एक्सचेंज भारतीय करेंसी में? हरी भाई, 6,000 रुपए हो गया। जी। हम्म। $100, 60 रुपए, 6,000 रुपए हो हम्म। गया। हम्म। अब डॉलर हो गया 80 रुपए। तो 8,000 गिनेंगे। 8,000 गिनेंगे, बोलेंगे हमारी विदेश मुद्रा बढ़ गई है, 6,000 से 8,000 हो गई है। अरे रुपया गिर गया रे लोगों को भैया, मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को मूर्ख रुपया। बनाना काम है उनका। हाँ, ये बोल रहे हैं हम 4 लाख एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस निर्यात करते हैं। अरे यहाँ झींगा वाले सब परेशान है, झींगा मछली वाले, गुजरात से लेके तेलंगाना तक, आंध्र तक, वहाँ किसान परेशान है, वहाँ पूरा डायमंड सेक्टर परेशान है, वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर परेशान है, वहाँ आपका कपड़ा उद्योग परेशान है। टेरिफ लगाया 50%। आप कह रहे हो कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? कपड़ा खाएंगे लोग, एक के ऊपर एक कपड़ा, 10 कपड़ा पहन के बोलेंगे कि हम ही कपड़ा पहनते। आप लोगों को जो कपड़े हैं वो उतार लिया आपने, आपके लोगों के कपड़े फाड़ दिए आपने महंगाई करके तेजी से, और आप कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। किस हालत से तरक्की कर रहा है? आप कहते हैं कि मेरा सेना को हमने इतना कुछ सामान दिया, तो सेना के सेनाध्यक्ष क्या है? बोला हमने कोई नुकसान नहीं उठाया।
तो आप अपने सेनाध्यक्ष जो सीडीएस चौहान साहब है उन्हीं को झुठला रहे हो लाल किले के प्राचीर से, जब उन्होंने खुद कहा कि पहले दिन हमको नुकसान हुआ, उसके बाद हमने फिर सेकंड डे स्ट्रेटेजी बदली। पहले दिन नुकसान क्यों हुआ? इसका कारण इंडोनेशिया में जो हमारे अटैची थे, डिफेंस अटैची, उस साहब ने बता दिया कि सरकार ने हमको बहुत हाथ बांध के रखे थे। फिर आर्मी ने सोचा कि बहुत हो गया, अब सरकार की नहीं सुनेंगे, अब सीधा जवाब देंगे, और जवाब दिया उन्होंने। क्या हमारे सिविलियन का नुकसान नहीं हुआ? क्या हमारे लोग हुआ मरे ना, नहीं है बॉर्डर पे? बहुत लोग मरे हैं। अरे उस सही नुकसान को बात। नुकसान नहीं मानो। कुल मिला के आप कहते हो कि पाकिस्तान आतंकी, मुझे ये कहना है कि पहलगाम और पुलवामा होते कैसे? आप नींद की गोली खा के सो गए थे क्या? उन्होंने कहा कि समृद्धि के पहले सुरक्षा आनी चाहिए, ये तो हम भी कह रहे हैं। समृद्धि के पहले सुरक्षा चाहिए, लेकिन सुरक्षा कैसी? पहलगाम जैसी? पुलवामा जैसी? पहलगाम कैसा हुआ आप चुप सकते हो, इसमें कोई जवाब नहीं। पहलगाम, और सर पहलगाम की रेलवे, जिम्मेदारी जिस आदमी ने ली, वो आदमी अभी भी एलजी बना हुआ है। हाँ, ऐसे नाकारा और व्यक्ति को फिर दूसरे पहलगाम की व्यवस्था कर रहे हैं आप। और रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, यहां तो कोई इस्तीफे की तो बात ही नहीं आती। अरे सर, उस समय लोगों की मोरालिटी हुआ करती, आज मोरालिटी कहाँ है? नैतिकता, ये सारे शब्द भाषणों में भी नहीं रहे। कुछ सालों के बाद पीढ़ियां नैतिकता ये शब्द भूल जाएगी। देयर इज नो मोरालिटी लेफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन यू लाई ऑन द रेल फोर्ट स्पीकिंग टू द नेशन। यू लाई, ब्लंट और लाइज यू सर्व। यस, और अशोक लोगों जी एक को अंतिम अब सवाल। 2047 में हम अब तरक्की करेंगे। एक अंतिम और सवाल पूछ। एक एक सेकंड, वो कह रहे हैं हाँ, कि 6.5% के ग्रोथ पे हम 2047 में तरक्की करेंगे। नीति आयोग के सीईओ है सुब्रमण्यम साहब, वो हमारे नहीं, इन्हीं के लोग हैं। उन्होंने कहा कि 6.5 पे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम और कुचक्र में फंसेंगे। जब तक 8% का मिनिमम ग्रोथ नहीं होता, विकास दर, और वो जी, लगातार 22 साल तक बना रहना चाहिए, 22 साल तक, तब जाके 2047 में हम अपने आप को विकसित कह पाएंगे। आप तो इस साल 4 साल से सबसे घटिया रेट 7.5। आपकी आवाज नहीं आ रही। सवाल, हाँ हाँ सवाल पूछ सर, रहे थे आप। नहीं मैं सवाल ये पूछ रहा था कि इनको कब तक बर्दाश्त करना होगा? वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो अभियान शुरू हुआ है, कब तक, कब तक? जब मुगलों का प्रताप प्रताप अपने प्रताड़ना बढ़ी और बाहर के आक्रांताओं ने जरूरत से ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो गए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। जब अंग्रेजों ने अति कर दी, तो महात्मा गांधी को लीड लेना पड़ा। जब इंदिरा जी ने अति की, तो जयप्रकाश नारायण को मैदान में उतरना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इसी श्रृंखला में कोई एक और आएगा, क्योंकि इनकी प्रताड़ना की अब इंतहा हो गई है। चुनाव इस हिसाब से अपने हिसाब से काम कर रहा है और विपक्ष के लोगों को काट रहा है और नरेशन दे रहा है कि ये घुसपैठियों को अपने लोग बना रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम कोई नहीं। जो आपके साथ नहीं वो घुसपैठिया है, जो आपके साथ नहीं वो इस भारत के नागरिक नहीं। तो फिर आप यदि वन पार्टी रूल, चाइना जैसे परिकल्पना से, क्योंकि आपकी चाइना से तो बहुत अच्छी मैत्री भी है, तो चाइना जैसे रूल इस देश में लाना चाहते हैं और आप अमर बनकर राज करना चाहते हैं, तो इसी देश ने शिवाजी को जन्म दिया, इसी देश ने प्रताप जी को जन्म दिया, इसी देश ने महात्मा गांधी को जन्म दिया, इसी देश ने जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया। इसी देश में कोई और एक क्रांतिकारी आएगा और ये जनता उसके पीछे लाइन लगा के खड़ी होगी, क्योंकि अब प्रताड़ना अति हो गई है। तब भी मीडिया ने अशोक जी, वादा किया था, आपने आज बहुत भी अच्छी हम बात वो रोल, करी। आज
आज भी हम वो रोल अदा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय संतों ने वो रोल अदा किया था, महाराणा प्रताप के समय कथावाचकों ने वो रोल अदा किया था समाज जागरण का, इंदिरा जी के समय मीडिया ने वो रोल, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम अखबार बुरी तरह से टूट पड़े थे और जयप्रकाश जी को बल दिया था। हम लोग वही काम कर रहे हैं, कोई उभर के आएगा और हमने जो अभी ये लगातार जन जागरण का काम कर रहे हैं, ये जन जागरण का काम है। अब पत्रकारिता एक समाज सेवा नहीं रही, क्योंकि जब प्रताड़ना अति ज्यादा हो जाती है और एक तानाशाह एक मुखौटा लोकतंत्र का लेके बैठता है, तो आपके लिए और घातक हो जाता है। जब एजेंसियां प्रताड़ना करने लगती है, जब वो कह रहे थे कि हमने तय कर दिया कि इस देश के लोग जेल में नहीं जाएंगे, इसलिए हमने आज वो आईपीसी बंद करके भारत आचार संहिता लागू की। अरे उसमें तो पुलिस को भी अधिकार दे दिया अंदर डालने का, उसमें तो कम से कम कोर्ट आपने तो हर आदमी के गन पॉइंट पे कर दिया। और यदि आपको इस देश के आदिवासियों के प्रति इतना, एक सवाल है मेरा आज नरेंद्र मोदी जी से, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मोदी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन की गलती क्या है मुझे बता दीजिए। हेमंत सोरेन की बराबर। गलती वो आदिवासी है, हेमंत सोरेन की गलती कि वो एक मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन की गलती कि वो आपके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था, यही गलती थी ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, एक आदिवासी युवा नेता, उसको 5 महीने आपने जेल में रगड़ा और लोकसभा के पूरे समय आपने जेल से बाहर आने दिया। क्यों? क्योंकि एक जमीन के मामले में आपने उसको अटकाया। लेकिन जब न्यायालय ने ईडी को पूछा कि क्या ये जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में है, उन्होंने कहा नहीं। क्या हेमंत सोरेन के गांव में है? बोले नहीं। क्या हेमंत सोरेन उनके पास कभी उस जमीन पे खड़ा होकर बोला कुछ? बोले नहीं। क्या हेमंत सोरेन ने जमीन खरीदी? बोले नहीं। उसके किसी रिलेटिव ने खरीदी? बोले नहीं। कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड हेमंत सोरेन का नाम जोड़ते हुए? बोले नहीं। हेमंत सोरेन का वहां पे कोई लठेत भेज के कुछ किया? बोले कुछ भी नहीं। तो बोले हेमंत जेल में क्यों है? बोले नहीं, किसी ने हमको एक कंप्लेंट कर दी थी, ये जमीन हेमंत सोरेन लेना चाहता है, इसलिए हमने अंदर कर दिया। लेना चाहता इसी है। कंप्लेंट को, हाँ, और उनको जमानत दे दी। आज यही सवाल है, यदि हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री आदिवासी होने के नाते जेल में जाता है, और मैं आपको एक हरि भाई और एक बात बता देता हूँ, मैं पूरे सोरेन परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और हेमंत जी। जी को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हेमंत जी ने मुझे एक चैलेंज दिया, अशोक जी मेरे नाम पे कहीं भी मेरा पुश्तैनी गांव का जो मकान है वो छोड़ के मेरे नाम पे पूरे भारत में कहीं भी प्रॉपर्टी हो, सिर्फ आप मुझे बता देना, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा वाह। अशोक जी, मुझे सबसे बड़ी डर जो है कि मैं जब मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा और यदि मैं चुनाव भी नहीं जीतूंगा, जो एसआईआर के चलते जो अब मुझे दिख रहा है आगे, ऐसे में मैं जी। रहूंगा कहाँ? क्योंकि मैं खरीद सकता इतनी मेरे पास व्यवस्था नहीं। दूसरी बात, मैं किराए पे रह नहीं पाऊंगा रांची में, क्योंकि ये किसी को मुझे किराए पे घर देने नहीं देंगे। वाह। हाँ। सही मेरे बात। लिए ये संभव, जिस आदमी के पास एक ढेले भर की प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं, जो की चोट पे कहता हो कि दिखाओ तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूं, उस आदमी के आपने उसको प्रॉपर्टी के चक्कर में 6 महीने जेल में रखा। सवाल यही कि क्या ये आपका लोकतंत्र है? और ऐसे में आप लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान, इन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सभी का डिटोरिएशन होता है, उनको अपमानित करते हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि मोदी की तानाशाही खत्म करने के लिए एक क्रांतिकारी उभर के आएगा, उसका इंतजार हमें करना होगा। यह आ चुका है। आएगा सर, कौन होगा बताता नहीं। महात्मा गांधी हो जाएंगे किसी को लगा नहीं। जब महात्मा जी। गांधी अफ्रीका से वापस आ गए तो किसको पता था? जयप्रकाश नारायण के तो बड़े संबंध अच्छे थे गांधी परिवार से, लेकिन जी। जयप्रकाश जी ने आखिर में करना पड़ा, जी। या तो बीजेपी से कोई उठ के खड़ा हो जाएगा, या कोई कांग्रेस का जो नेता है उसी को बल मिलेगा, या कोई तीसरा ही आदमी आ जाएगा ऐसा जिसको कोई नहीं जानता। मगर क्रांतिकारी कोई आएगा जिसके आज पीछे नहीं है, देश खड़ा होगा। उसको सिर्फ लीड करना है। जी। सेना तैयार है, सेनापति का इंतजार है। वाह। वाह। वाह अशोक जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज देश को जगाने के लिए, क्रांतिकारी का चयन करने के लिए आज एक संदेश दे दिया है। आपके बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हैं हम। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।